गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो जल्दी से लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। मुरादाबाद में तो बारिश खूब हुई है, कल बहुत ज़्यादा भीग भी गए, तो हल्की सी तबीयत भी डाउन हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले फिर बारिश हुई है, हो रही है इनफेक्ट हल्की फुल्की सी। और आज नेट भी कुछ ऐसी है हल्का फुल्का। चलो तो जल्दी शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल स्टडी विद आशीष द्विवेदी, गुड इवनिंग सर। सॉइल और कितना दिन चलेगा यार, ये तो हमारे ऊपर है। आप कहो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करवाएं तो जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, शायद टाइम बढ़ाया जाएगा या कुछ भी होगा, थोड़ा सा देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा अभी समय जो है वो कम मिल रहा है। थ्योरी की क्लासेस बस जल्दी ही विद इन 2-3 डेज आपका हाँ मयंक शर्मा जी, वेरी गुड, थैंक यू। सर एसएससी जेई मेंस के सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे करें, करवाएंगे ना यार हम ही। एसएससी जेई मेंस तक तो हम ही सारे सब्जेक्ट कवर करवा देंगे, है ना। मेंस के हिसाब से तो सॉइल मैकेनिक्स ख़त्म होने वाला है। थैंक यू दुष्यंत जी। मेंस के हिसाब से तो बेटा सॉइल मैकेनिक जल्दी ख़त्म हो जाएगा, गेट में टाइम लगेगा क्योंकि गेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सॉइल देखो अच्छे से इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज सॉइल की वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप चाहे गेट उठा लो, चाहे आप एसएससी जेई मेंस उठा लो, प्री उठा लो, या इनफैक्ट अभी यूपीपीएससी ए आया था वो देख लो, सॉइल का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में। और दूसरी बात यह कि जो बाकी मेरे सब्जेक्ट थे, जैसे आपका स्ट्रक्चर हो गया, जैसे क्या है आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सोम है, आरसीसी है, स्टील है, एफएम है, एफएम के साथ ओसीएफ और हाइड्रोलिक मशीन इसमें कंबाइन है। ठीक है, और इनफैक्ट मैकेनिक्स भी है यार। ये सब मैं ऑलरेडी आपका रेगुलर बैच में पढ़ा चुका हूँ, इसका क्रैश कोर्स भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, इस पर आपके पास ईएससी हो, चाहे गेट हो, चाहे यूपीपीएससी एई हो, इन सब के क्वेश्चंस मैंने इस पर ऑलरेडी करवा रखे हैं। इन सभी सब्जेक्ट के ऑलरेडी करवा रखे, इसलिए अभी मैं सॉइल पर फोकस क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ। तो आपने जिन्होंने भी मुझसे पहले पढ़ा है, चाहे यहाँ या टेकपुर पर, उन्होंने ये सब्जेक्ट ऑलरेडी मुझसे पढ़ रखे हैं 2-2 3-3 बार। इनके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे। सही है, तो इसलिए आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, सॉइल और अच्छे से हो जाएगा, 1-2 सब्जेक्ट और अच्छे से हो जाएंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, और सॉइल के बाद एनवायरनमेंट ही करेंगे, चिंता मत कीजिए, सॉइल के बाद एनवायरनमेंट ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखो मैं 2-3-3 4-4 दिन में भी हम लोग खत्म कर सकते हैं, बट उससे फ़ायदा नहीं होगा। आप इस सेशन में ये लेकर चलो, बाकी दिन भर आप फ्री हो, उस टाइम में आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखो, वहाँ पर ईएससी गेट के क्वेश्चन करवा रखे हैं, उनको करो। ठीक है, तो सॉइल का वेटेज हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको अच्छे से करके चलना है। ठीक है, ये रहा आपका पास पहला क्वेश्चन। फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए, इससे आपको और क्लियर होगा कि क्यों इतना टाइम जो है वो लग रहा है चीज़ों में। पहला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। कह रहा है 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज रेस्टिंग ओवर अ 3 मीटर थिक सैंड लेयर एंड इज सबमर्ज्ड। ओके, तो क्या कहा जा रहा है आपसे कि यहां पर हमारे पास एक ये सैंड लेयर है, ये क्या है, सैंड लेयर, इसके नीचे सॉलिड स्ट्रेटा होगा, और इस सैंड लेयर की जो थिकनेस है वो 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक क्ले लेयर है, ये क्या है, क्ले लेयर, और 10 मीटर थिक क्ले लेयर, और इसकी थिकनेस कितनी है, 10 मीटर।
ठीक है, तो अ 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज रेस्टिंग ओवर अ 3 मीटर थिक सैंड लेयर एंड इज सबमर्स्ड। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सबमर्स्ड है। सबमर्स्ड है मतलब कि जो आपकी वाटर टेबल है वो यहां पर है, ठीक है, यहां पर आपकी वाटर टेबल है। फिर कह रहा फिल ऑफ 2 मीटर थिक सैंड, इसके ऊपर क्या कर रखा है हमने, इसके ऊपर फिर 2 मीटर हाइट की एक सैंड लेयर, सैंड फिल बाद में रखा गया है, पहले नहीं था, सैंड फिलिंग बाद में की गई है। विद यूनिट वेट ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज प्लेस्ड अबव द क्ले लेयर टू एक्सिलरेट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द क्ले लेयर। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ क्ले इज, क्ले का जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दे रखा है आपको वो 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर पर ईयर होगा। क्यूब लिख गया, कोई बात नहीं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यानी कि सीबी दिया हुआ है आपको 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये आपको दिया हुआ है सीबी, ठीक है, ये डेटा आपको दिया हुआ है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब देखिए आगे बोला है तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले इज 2.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन, यानी कि आपको एमबी दिया हुआ है, सीवी के साथ में एमबी भी आपको दिया हुआ है, कितना, 2.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। सीबी और एमबी आपको दिए हुए हैं। कह रहा है एज्यूम्स टेलर्स रिलेशन बिटवीन टाइम फैक्टर एंड एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, वो आपको मालूम है, टीबी और सीबी में रिलेशन। कह रहा था सेटलमेंट इन मिलीमीटर राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द क्ले लेयर 10 ईयर्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिल, ठीक है। तो डेल्टा एच आपसे पूछा है कब, एट टी इज इक्वल टू 10 ईयर, 10 साल में कितना कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, 10 साल में कितना कंसोलिडेशन होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो अब ये टोटल जो क्वेश्चन है आपका वो इस डायग्राम में आ गया है, इस डायग्राम में से आप समझ लीजिएगा। मैं आपको फिर पूरा सवाल समझा देता हूं। ये यहां पर एक सैंड लेयर है जिसकी थिकनेस है 3 मीटर, इसके ऊपर एक क्ले लेयर है जिसकी थिकनेस है 10 मीटर, ठीक है, और ये सबमर्ज थी यानी कि यहां पर वाटर टेबल थी, ठीक। इसका सीवी दे रखा है, एमबी दे रखा है। कहता है कि बाद में इसके ऊपर हमने क्या किया, एक सैंड फिल किया 2 मीटर का जिसका गामा इतना है। तो सैंड फिलिंग के बाद आफ्टर 10 ईयर्स कितना सेटलमेंट होगा या कंसोलिडेशन होगा, ये आपने बताना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। सर टोटल पेड कोर्स कब स्टार्ट होगा? हाँ, आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं मैं कि अनअकैडमी का आज फिर मेल आया था कि जो मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें कुछ कह रहे हैं, कुछ एड्रेस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो दोबारा से फिर सेंड करेंगे, मतलब टाइम लगा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो क्यों टाइम लगा रहे हैं, अननेसेसरी। तो मैं इसी वीक यानी कि 1-2 दिन के अंदर एजू फॉर टेक पर फिलहाल थ्योरी वाला बैच स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एसएससी जेई का जो थ्योरी वाला बैच होगा वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जब तक अनअकैडमी पर नहीं चल रहा, मतलब आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है, थ्योरी वाली। मतलब जो नया कोर्स जैसे स्टार्ट होता है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाद में जब वहाँ स्टार्ट होगा तब वहाँ देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर, ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, पढ़ाई का आपका लॉस नहीं होगा। आप जल्दी से क्वेश्चन करवा दीजिए, कर दीजिए। हाँ भाई, किसी को आइडिया कोई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए।
देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ जी बताना चाहेंगे कुछ इनपुट आप लोगों का क्या रहेगा? अब हमें सीसी गिवन नहीं है, ना ही हमें वॉइड रेशो गिवन है, तो हम ये तो लगा नहीं सकते डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी सी एच नॉट अपन 1 प्लस ई नॉट इंटू लॉग ऑफ सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2। परमानंद जी ऐड करवा देंगे, अगर नहीं होंगे तो ऐड करवा देंगे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। ठीक है भाई, तो सीसी वाला फॉर्मूला आपका लग नहीं सकता। अब देखो आपको एमबी गिवन है, एमबी की टर्म में जब हम लोग डेल्टा एच लिखते थे, हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था, तो हम लोग एमबी की टर्म में जब डेल्टा एच लिखते थे तो फॉर्मूला क्या होता था बच्चे? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू होता था एच नॉट इंटू एम बी इंटू डेल्टा सिग्मा बार, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच नॉट इंटू एम बी इंटू डेल्टा सिग्मा बार। अब देखो एच नॉट मुझे दे रखा है किले का 10 मीटर, वेरी गुड। एम बी की वैल्यू भी मुझे दी हुई है। व्हाट इज डेल्टा सिग्मा बार? इट इज चेंज इन स्ट्रेस, इट इज चेंज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस किसकी वजह से चेंज होगी? तो इस सैंड फिल की वजह से चेंज होगी। तो डेल्टा सिग्मा की वैल्यू कितनी रहेगी? गामा इंटू 2, यानी कि 20 इंटू 2 40। तो डेल्टा सिग्मा मुझे पता है, एम बी मुझे पता है और एच नॉट मुझे पता है, तो यहां से डेल्टा एच आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज, हाँ बिल्कुल किले का जो है वो नहीं दिया हुआ है आपको डेटा, सही है, कोई बात नहीं। अब हमसे डेल्टा एच 10 साल बाद पूछा है, तो ये जो डेल्टा एच है ये कब का है? ये बिल्कुल इनिशियल है, 10 साल बाद है, 5 साल बाद है, कब है? व्हाट दिस डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स? ये डेल्टा एच बेटा क्या होता है? व्हाट इज दिस डेल्टा एच? ये डेल्टा एच क्या होता है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए डेल्टा एच क्या होता है? सेटलमेंट तो होता है, कौन सा सेटलमेंट होता है? तो याद रखिएगा बेटा, ये जो डेल्टा एच होता है दिस इज फाइनल सेटलमेंट। ये डेल्टा एच हमारा क्या होता है? दिस डेल्टा एच इज फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको कॉपी करता हूं कंप्लीट इसको, और आगे इसको हम लोग सोल्यूशन की तरफ लेकर चलते हैं। तो यहां पर बच्चे जो डेल्टा एच है जो आपके पास आया था एच नॉट एम बी डेल्टा सिग्मा बार, दिस इज फाइनल सेटलमेंट। दिस इज फाइनल सेटलमेंट या टोटल कंसोलिडेशन, दिस इज टोटल कंसोलिडेशन। बट हमें कब निकालना है? हमें निकालना है 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स। तो आप कैसे करेंगे उसको? तो बेटा टाइम का देखो, टाइम जो है वो एक ही फॉर्मूले में हमारे पास आता है, दैट इज टी बी इज इक्वल्स टू सी बी इंटू टी और अपॉन डी स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूं π/4 यू स्क्वायर से। किससे लिख सकता हूं मैं? π/4 यू स्क्वायर से। बट कंडीशन क्या है? यू शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू 60%। अब एक बात बताओ, अगर मान लो जो कंसोलिडेशन है वो 60% से कम है, अगर कंसोलिडेशन 60% से कम है तो CV मुझे मालूम है, T की वैल्यू क्या है बेटा? 10 ईयर। ड्रेनेज पाथ मुझे मालूम है, डबल ड्रेनेज है। डबल ड्रेनेज क्यों है? ऊपर भी सैंड है और नीचे भी सैंड है, डबल ड्रेनेज। तो ड्रेनेज पाथ की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है? 5 मीटर। तो CV हमें पता है, D हमें पता है, T हमें पता है 10 ईयर्स।
क्या यहां से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आ जाएगा? क्या यहां से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसके लिए है सर? दिस इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फॉर टी इज इक्वल्स टू 10 ईयर। आ जाएगा, वेरी गुड। व्हाट इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन? सर ये होता है 10 साल में होने वाला सेटलमेंट अपॉन टोटल सेटलमेंट। यही तो होगा, यही तो होगा। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इनटू डेल्टा एच। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम बेसिकली क्या करेंगे ऐसे केस में, जब हमें अल्टीमेट सेटलमेंट मालूम होता है और किसी पर्टिकुलर टाइम पर सेटलमेंट निकालना होता है, तो हमारा फोकस होना चाहिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड आउट करने पर। एक बार अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड आउट हो जाता है तो हम टोटल सेटलमेंट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होने वाला सेटलमेंट अपन को मालूम चल जाएगा। अब बात ये होती है कि सर ये यू कैसे निकालेंगे, है ना? तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, राइट? और क्योंकि दूसरा फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन नहीं है लॉग वाला, तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि ये जो यू की वैल्यू आएगी वो 50% से कम ही आएगी, ठीक है? और इसी बात पर शिवम श्रीवास्तव ने आंसर दे भी दिया, वेरी गुड, 18.83। FX 991 MS यही चलेगा नितेश जी, बिल्कुल सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? चलिए तो ऐसा करते हैं, अब इसी बात पर हम लोग फटाफट पहले टीबी की वैल्यू आप निकालो। तो टीबी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप लोग? CB इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। CB कितना दिया भैया सवाल में? CB आपको दिया है 9 इंटू 10⁻⁻², 9 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर पर ईयर, मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है? और टाइम कितना है ईयर में? 10 दिया हुआ है, 10 ईयर्स। और डेनेस कितना हो जाएगा? 10 का आधा 5, 10 मीटर है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो आप टीवी जब सॉल्व करेंगे, टीवी की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 0.036। ये वैल्यू सॉल्व कर लेना, ये आएगा 0.036। नाउ अब देखो, फॉर u इज इक्वल्स टू 60%, टीबी इज इक्वल्स टू होता है π/4 u स्क्वायर, π/4 u स्क्वायर, तो रहेगा u स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर इंटू 0.785। ये वैल्यू आएगी बेटा 0.2826। हालांकि 50% के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये 60% से क्या आ रहा है? कम आ रहा है, ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं, चूंकि TB इज इक्वल्स टू 0.036 इज लेस देन 0.2826, विच इंप्लाइज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा? लेस देन 60% ही होगा। तो 10 साल में होने वाला जो कंसोलिडेशन है वो 60% से कम ही होगा, 60% से क्या होगा? कम ही होगा। सो इसलिए मैं लिख सकता हूं, इसलिए मैं लिख सकता हूं क्या? इसलिए मैं लिख सकता हूं π/4 u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.036, और यहां से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपका सॉल्व करके आ जाएगा, आप कर लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी 0.214, ठीक है? विच इज नथिंग बट डेल्टा एच अपॉन डेल्टा कैपिटल एच। तो यहां से डेल्टा एच किसके लिए? टी इज इक्वल्स टू 10 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 0.214 इंटू डेल्टा एच। टोटल कितना आया था हमारे पास? टोटल आया था, सॉल्व किया था हमने, आपने सॉल्व किया तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। H0 की वैल्यू थी 10, MV की वैल्यू दे रखी थी 2.2 इंटू 10⁻⁻4, और जो डेल्टा सिग्मा था वो था हमारे पास 20 इंटू 2 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.088 मीटर, 0.088 मीटर ये वैल्यू थी। तो 0.088 मीटर आप यहां रख दीजिएगा, 0.088। अब बेटा ये गेट का क्वेश्चन है, लेकिन इसी का कमाल है कि ये आपका पूरा किसी भी कन्वेंशनल क्वेश्चन में भी ये काम आएगा।
0.214 मल्टीप्लाई बाई 0.088, तो ये आ रहा है आपके पास 0.01883 मीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1000 से, तो आ जाएगा 18.83 mm, 18.83 मिलीमीटर। अभिषेक वर्मा, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, कभी जरूरत पड़ती नहीं है इस फॉर्मूले की, ठीक है, आप बुक से मैच कर सकते हो, हालांकि इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। बट सर थिकनेस आपने सेंड की रख दी, कौन से में निर्मल जी, कहां पर थिकनेस सेंड की रख दी बेटा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो थिकनेस बेटा सेंड की रखेंगे ना, जो इस पर जो स्ट्रेस में चेंज आएगा वो तो सेंड की वजह से आएगा ना, जो स्ट्रेस में चेंज आएगा वो तो सेंड की वजह से आएगा, इसने यहां पर तो मैं 20 × 2 सेंड का ही करूंगा ना, बिकॉज आई नीड डेल्टा सिग्मा बार, इसके अपने वेट की वजह से जो स्ट्रेस लग रही होगी वो तो लगी रही होगी, जो चेंज आएगा वो सेंड फिल की वजह से आएगा, इसने यहां पर 20 × 2 में थिकनेस सेंड के लेंगे, ठीक है। और ये जो H0 रखा जाएगा ये किले का रखा जाएगा, जो कितना है 10 मीटर, इसने यहां पर कितना रखा है 10 मीटर रखा है, अभी समझ गए निर्मल बाबा, ठीक है। हाँ, इस पर क्या कह रहे हैं सर, वो 60% वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा, ये फॉर्मूला टीबी बराबर π/4u² किसके लिए होता है, जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन इज इक्वल टू 60% होता है, तभी उसी के लिए तो होता है ना, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से कम है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास गिवन डेटा यानी कि t इज इक्वल टू 10 ईयर्स के लिए मैंने टीवी की वैल्यू निकाली 10 साल के लिए, तो सीवी की वैल्यू 9 × 10⁻⁻2 गिवन है। टाइम कितना है देखो, अब जो सीवी दिया है वो मीटर स्क्वायर पर ईयर में दिया है, तो टाइम भी किस में रखेंगे, ईयर में, 10 रख दिया। ड्रेनेज पाथ कितना हो जाएगा, डबल ड्रेनेज है, 10 का आधा 5 हो जाएगा, तो यहां 5 रख दिया। यहां से टीवी की वैल्यू निकली 0.036। अब इससे कैसे कंफर्म होगा कि 60% से कम है, तो हमने क्या किया, 60% कंसोलिडेशन के लिए टीवी की वैल्यू निकाली, तो 60% कंसोलिडेशन के लिए टीवी की वैल्यू कितनी है, 0.2826 आ रही है, और टीवी क्योंकि π/4u² है, तो अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ेगा तो टीबी बढ़ेगा, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन घटेगा तो टीबी घटेगा, तो बेटा टीबी की वैल्यू 0.036 जो है वो 0.2826 से कम है, 0.036 0.2826 से कम है, इसका मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से कम है। और अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से कम है, इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, टीबी बराबर π/4u², ठीक है। ऐसे रख दो, लो जी, तो टीवी बराबर π/4u² विच इंप्लाइज π/4u² बराबर दिस, यहां से u आ गया, तो भैया ये आ गया, ठीक है। सर हम लोग सेटलमेंट निकालने में लेयर के हाफ को क्यों कंसीडर करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है भैया, आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर क्या करेंगे, डायग्राम दिखाएंगे। बताएंगे इसके दिलीप कुमार आपका और मिथिल जी आपका, बिल्कुल इस सवाल का आंसर करेंगे आपको जब थ्योरी में बताएंगे, ठीक है। अभी नो कमेंट।
वैसे आप ये कह सकते हो, वैसे आप ये कह सकते हो कि एवरेज जो स्ट्रेस होती है ना वो डेप्थ के साथ बढ़ती है। आप इसमें यूं कह सकते हो कि जो स्ट्रेस होती है वो डेप्थ के साथ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चलो इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड है और बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए क्ले लेयर है। अब आपका सवाल यह है कि सर इसके सेंटर पर ही क्यों? तो बेटा देखो क्या होता है कि यहां पर जो सिग्मा होता है वो 0 होता है और यहां पर जो सिग्मा होगा वो कितना होगा, गामा इंटू जेड होगा। अगर मैं इस टोटल डेप्थ को क्या ले लूं, जेड ले लूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं तो फिर मैक्सिमम स्ट्रेस ले लिया आपने। हम बात करते हैं एवरेज कंडीशन की। तो जो एवरेज स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी, 0 प्लस गामा जेड अपॉन 2। तो इसे क्या कर दो, गामा इंटू जेड बाई 2 कर दो। तो गामा इंटू जेड बाई 2 मतलब क्या, किले के सेंटर पर। तो किले लेयर के लिए, इस पर्टिकुलर लेयर के लिए आप कह दो कि इसके सेंटर पर हमें क्या मिलती है, एवरेज कंडीशन मिलती है, इसलिए आप कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, पाइल फाउंडेशन में इसी को हम बोलते थे आर्चिंग इफेक्ट। पाइल फाउंडेशन में इसी को बोलते थे आर्चिंग इफेक्ट। ठीक है, वहां एक सर्टेन डेप्थ तक के लिए हम लोग इसको लीनियर वेरी करके यहां पर एवरेज स्ट्रेस निकालते थे और उसके बाद इसको क्या मान लिया जाता था, कांस्टेंट मान लिया जाता था। ठीक है भाई, तो यही इसका मोस्ट सुइटेबल रीजन मुझे लगता है और कोई रीजन होना नहीं चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, और वो मैथमेटिकली प्रूव भी हो रहा है। ठीक है, कोई समस्या? चलो फटाफट सवाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a footing of size 2 मीटर बाई 2 मीटर, 2 मीटर बाई 2 मीटर की एक फुटिंग है, ट्रांसफरिंग अ प्रेशर ऑफ 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर, नॉट डाउन टू द स्केल। ओके, द क्ले स्ट्रेटम इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, the clay has a specific gravity of 2.65 and compression index of 0.3। तो क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है, फुटिंग का साइज दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर इनटू एरिया कर दूंगा तो फोर्स मिल जाएगा, इसका बेस कहां पर है वो दिया हुआ है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है और सीसी यानी कि कंप्रेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ है। सीसी यानी कि कंप्रेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये रही आपकी स्क्वायर फुटिंग, यहां पर इतना प्रेशर इस जगह पर है। ठीक है, अच्छा अब ये और देख लो कि जो आपकी जो वाटर टेबल है वो यहां है, यानी कि ग्राउंड से कितना 2.5 मीटर नीचे, 2.5 मीटर नीचे यहां, इसके ऊपर जो है वो सिल्टी सैंड है और इसके नीचे आपके पास ये क्या हो गई भैया, किले हो गई, ये क्या हो गई, किले हो गई। और किले की जो थिकनेस है वो आपके पास कितना है, 1.5 मीटर। किले का गामा सैचुरेटेड दिया हुआ है। ठीक है, और सिल्टी सैंड का गामा सैचुरेटेड भी दिया हुआ है और गामा ड्राई भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कंसीडर 2:1 वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 2:1 वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल लोड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड गामा W इज इक्वल टू 10, द प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन मिलीमीटर। ठीक है, ऑफ द क्ले स्ट्रेटम इज, ठीक है भैया। तो आपने, मैं फटाफट सारी वैल्यूज लिख देता हूं, सब कुछ तो बल्कि गिवन ही है। ये जो फुटिंग है वो 2 मीटर बाई 2 मीटर की है और किले का जो सीसी है वो हमें दिया हुआ है 0.3 और स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा हमें दिया हुआ है G इज इक्वल टू 2.65। ठीक है, और हमें किले का क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा H फाइंड आउट करना है। कर दीजिए फटाफट, इजी क्वेश्चन है,
जल्दी कर दीजिए, फटाफट जल्दी से बताइए, सारा डेटा मैंने आपको दे दिया, जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है कि रामायण है? ये तो फिर भी छोटा है, पिछले वाला तो काश से भी काफी बड़ा क्वेश्चन था, ये तो फिर भी छोटा क्वेश्चन। हाँ भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे सिंपल सी बात है, अगर हमें सीसी दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला यही लगाने वाले हैं। क्या करेंगे फॉर्मूला? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी सी एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट बार, यही लगाने वाले हैं। अब देखो यहां पर हमें एच नॉट मालूम है, कितना? 1.5 मीटर, क्योंकि किले की थिकनेस कितनी है? 1.5 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे डेंस सैंड है और ऊपर सिल्टी सैंड है, यानी कि डबल डेंस का केस है ये। चलो खैर, एच नॉट 1.5 है। सीसी आपको गिवन है, सीसी कितना गिवन है आपको? सीसी गिवन है 0.3, ओके। सिग्मा नॉट बार, सिग्मा नॉट इनिशियल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल स्ट्रेस कहां निकलेगी? अगेन किले के सेंटर पर, किले के सेंटर पर यहां। तो क्या हो जाएगा भैया? यहां तक ड्राई सॉइल है, नहीं यहां तक ड्राई है, यहां तक ड्राई है। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 मीटर। दिस इज 2 मीटर। क्यों? 1.5 मीटर ये और 1 मीटर ये, 2.5 मीटर। हाँ, तो यहां से यहां तक कितना है? 2.5, और ये कितना है? 2.5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। तो गामा डी इंटू 2 हो जाएगा। तो गामा डी इंटू 2 यानी कि 15 इंटू 2 30। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास? गामा सेट माइनस, यानी कि 18 माइनस 10, वाटर का इफेक्टिव वेट आपको दे रखा है, दिया है क्या? हाँ, गामा डब्ल्यू 10 दे रखा है। तो ये रहेगा 8 इंटू 0.5, और यहां पर क्या हो जाएगा? 17 माइनस 10 यानी कि 7 इंटू 1.5 अपॉन 2। ठीक है, हो गया भाई? तो यहां से आप सिग्मा नॉट बार निकाल देंगे, सिग्मा नॉट। तो सिग्मा नॉट कैसे निकालेंगे आप? इनिशियल स्ट्रेस किले के सेंटर पर 15 इंटू 2 प्लस 18 माइनस 10 इंटू 0.5 प्लस 17 माइनस 10 इंटू 1.5 अपॉन 2, 1.5 अपॉन 2। तो इसको लिखें यहां पर। तो कितना हो गया आपके पास? डेल्टा एच सिग्मा नॉट बार, ये आपके पास था 2 इंटू 15 प्लस 18 माइनस 10 इंटू 0.5 प्लस 17 माइनस 10 इंटू 1.5 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेना, इफेक्टिव स्ट्रेस आपके पास इनिशियल आ जाएगी भैया 39.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आ रही है, यही आ रही है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में क्या करना है? डेल्टा सिग्मा निकालना है, डेल्टा सिग्मा। तो डेल्टा सिग्मा बार इज इक्वल, देखो ये कैसे निकलेगा। इनिशियल फोर्स कितना होगा उसको समझना। तो प्रेशर है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है,
उस प्रेशर को जब मैं फुटिंग के इनिशियल एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फुटिंग का इनिशियल एरिया है 2 स्क्वायर, इनिशियल एरिया कितना है 2 स्क्वायर अपॉन, अब ये ध्यान दीजिएगा लास्ट क्लास में भी बताया था, जहां कहीं भी 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल का डिस्पर्जन होता है, कल भी आपको बताया था कि जैसे ये फुटिंग है, तो भैया ये 2 मीटर था। अब देखो अगर ये y है तो ये कितना होगा y/2 और ये कितना होगा y/2, तो ये जो टोटल विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 + y, कितना हो जाएगा 2 + y। या कहिए कि अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोल दूं कि अगर ये b है और ये भी b है और ये जो स्लोप आपको दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, तो ये डायमेंशन आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं 2 + y लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 2 + y। कोई समस्या यहां तक? हाँ तो वॉइड रेशियो निकाला ना भी, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां से किले के सेंटर तक की डिस्टेंस देखिए, यहां से किले के सेंटर तक की डिस्टेंस देखिए। तो ऐसा करते हैं, ये आपके पास कितना है 1 मीटर है टोटल, और ये 1.5 का आधा कितना हो जाएगा 0.75, 0.75। तो ये जो डेप्थ यहां तक मिलेगी ये मिलेगी आपके पास 0.75, डेप्थ मिल गई 0.75, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 + 1.75 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास डेल्टा सिग्मा आ जाएगा, और जो डेल्टा सिग्मा आएगा वो आएगा 56.888 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इनिशियल स्ट्रेस आपको पता है, चेंज इन स्ट्रेस आपको पता है, सीसी आपको मालूम है, H0 आपको मालूम है, E0 नहीं मालूम, यानी कि इनिशियल वॉइड रेशो अभी भी नहीं मालूम। तो क्या इनिशियल वॉइड रेशो के लिए कुछ डेटा दे रखा है? इनिशियल वॉइड रेशो के लिए कुछ डेटा दे रखा है। आंसर इज 74.28 mm, आंसर इज 74.28 mm। तब आपने फाइंड आउट करना है इनिशियल वॉइड रेशो। तो वॉइड रेशो कैसे निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है किले के डेटा से निकलेगा। तो किले का गामा हमें मालूम है, और जी हमें मालूम है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन मालूम। वाटर कंटेंट मालूम होता तो हम लोग ऐसी बराबर WG ही लगा देते, बट वो नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, गामा का फॉर्मूला लगाएंगे। गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल्स टू होता था G + E अपॉन 1 + E इंटू गामा W, ठीक है। तो गामा सैचुरेटेड हमें दिया है 17, G की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2.65 प्लस E अपॉन 1 + E, और गामा W की वैल्यू क्वेश्चन में ही बोला है हमें 10 रखनी है। गामा W की वैल्यू कितनी रखी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ से वॉइड रेशो आ जाएगा, और वॉइड रेशो आपका आ रहा है 1.357 सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में। अब वॉइड रेशो भी आ गया। अब तो यार केवल आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज केवल पुट करनी है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है, ठीक है। चाहे तो मैं कर ही देता हूँ। वॉइड रेशो भी आपने निकाल ही दिया, ठीक है। कितना 1.357। सो डेल्टा H इज इक्वल्स टू CC 0.3, H0 1.5 अपॉन 1 + E0, तो 1 + 1.357 लॉग ऑफ सिग्मा नॉट 39.25, डेल्टा सिग्मा 56.88,
और अपॉन में कितना 39.25। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 74.28 मिलीमीटर। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपिन जी करवाना तो बहुत कुछ है, बस अभी जरा मेरे साथ कुछ साइड में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, या कहिए कुछ जगहों पर मैं बिजी हूँ। अभी जल्दी ही टाइम थोड़ा सा एक शेड्यूल बन जाएगा, तो फिर और भी चीज़ें आप लोगों को करवानी है, ठीक है, चिंता मत करिए। पर ये सवाल क्या कह रहा है? The void ratio of a soil is 0.55 at an effective normal stress of 140 kilopascal। चलिए void ratio हमें दे रखा है 0.55 जब इफेक्टिव स्ट्रेस थी 140 किलोपास्कल। ओके, द कंप्रेशन इंडेक्स सीसी दे रखा है 0.25। ओके, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द void ratio टू 0.4, यानी कि ई नॉट दिया था, ये सिग्मा नॉट दिया था, तो ई जो फाइनल वॉइड रेशियो है वो बोल रहा है 0.4, वॉइड रेशियो घटा दिया। एन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि आपसे डेल्टा सिग्मा बार पूछा है, ठीक है। चलिए कीजिए भैया फटाफट। कह रहा है इतनी इफेक्टिव स्ट्रेस पर वॉइड रेशियो इतना था, हम चाहते हैं वॉइड रेशियो 0.4 हो जाए, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कितना इंक्रीज करें, ओनली इंक्रीज पूछा है, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, डेल्टा सिग्मा पूछा है, जबकि सीसी आपको दिया हुआ है, जबकि सीसी आपको दिया हुआ है। तो आंसर भी आ गया है, वेरी गुड, 417.33। तो भैया सीसी इज इक्वल्स टू क्या होता था, ये होता था डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार, which can be written as delta E upon log of sigma naught bar plus sigma naught bar plus delta sigma bar। तो CC की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 0.25 इज इक्वल्स टू डेल्टा E। अब याद रखिएगा ये CC वैसे होता तो निगेटिव है, डिक्रीजिंग कर, लेकिन कल भी बताया था जब CC AB और MB को हम लिखते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो जब हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज लिखेंगे तो वॉइड रेशियो को क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी कि 0.55 माइनस 0.4 करेंगे। अगर आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो पहले अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, निगेटिव। अगर आप चाहते हो मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा E2 माइनस E1, तो मुझे यहां पर माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस साइन नहीं लगाऊंगा तो बड़े में से छोटी वैल्यू, बड़े में से छोटी वैल्यू, ठीक है। ये सब चीजें आपको कल बताई गई थी, मतलब कल मतलब जो लास्ट क्लास हुई थी। अपॉन लॉग ऑफ, अब सिग्मा नॉट बार कितना दे रखा है 140 प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन 140। आपको भाई साहब केवल क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से डेल्टा सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेटर अलाउ होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप डेल्टा सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा सिग्मा आपके पास आएगा 417.35। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहां से आप सिग्मा 2 निकाल लेते और सिग्मा 2 में से सिग्मा 1 को माइनस कर देते तो डेल्टा सिग्मा आ जाता, जैसे आप करना चाहो, जैसे आप करना चाहो।
श्रेया बेटा गड़बड़ कैसे कर दिया आपने? आपने क्या किया, वैल्यू निकाल के उसमें से फिर 140 को और माइनस कर दिया। आपने क्या किया, ये 417 निकाला और मेरे ख्याल से उसमें से 140 फिर से माइनस कर दिया। बेटा ये ऑलरेडी डेल्टा सिग्मा की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप सिग्मा 2 की वैल्यू निकालते तो वो 417 से ज़्यादा आती। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो तो सिग्मा 2 निकालो और उस सिग्मा 2 में से जब आप 140 माइनस करोगे तब आपको ये वैल्यू बचेगी। यही क्या है, यही गड़बड़ की है बच्चे। इसीलिए ये चीज़ें लास्ट क्लास में कई कई बार बताई गई थी, आपको समझाया गया था कि आप ये गलती हमसे एग्जाम में होती है मत कीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या रहता, कंप्रेशन कर्व। कंप्रेशन कर्व यानी कि वॉइड रेशियो ई वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा वी फॉर अ सर्टेन क्लेई सॉइल इज अ स्ट्रेट लाइन इन अ सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। कितना है आपके पास, कह रहा हमने सेमी लॉग पेपर पर जब वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस बनाया तो हमें लाइन मिला। तो आपको मालूम है लाइन ग्राफ बनता ही है। ये ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ ही होता है ना। किसके बीच में, इधर ई होता है वॉइड रेशियो और इधर क्या होता है, लॉग सिग्मा होता है। तो यहां पर 2 पॉइंट बता रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ठीक है। तो हम तो सीधे सीधे डेटा ही लिखते हैं। तो जो E1 दे रखा है आपको, दे रखा है वो है 1.2 और जो सिग्मा 1 दे रखा है वो दे रखा है 50 किलो पास्कल एंड E2 हमें दे रखा है 0.6 और सिग्मा 2 हमें दे रखा है 800 किलो पास्कल। द कंप्रेशन इंडेक्स कंप्रेशन इंडेक्स आपसे पूछा है भैया, तो क्या करेंगे, डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। हमेशा क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, डेल्टा ई। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 माइनस 0.6 अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 2 कितना 800 और सिग्मा 1 कितना 50। सॉल्व कर देना यार, यू विल गेट द आंसर। कितना आ रहा है 0.5 0.498 या 0.5 एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, लाइव क्लास लेने से कि फायदा होता है कि आप टाइम बाउंड हो जाते हो चीज़ों को करने में, कि इतने समय में ही करना है, बाद में तो फिर आपकी मर्जी है, करते रहो धीरे धीरे। यहाँ पर टाइम बाउंड होकर आप चीज़ें कर रहे हो, एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइव देख सकते हो लाइव देखो, बहुत मजबूरी है तो आप ऑफलाइन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़िए भाई सवाल। कह रहे हैं एन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल वॉज टेकन फ्रॉम द मिडल ऑफ अ क्ले लेयर, मिडल ऑफ अ क्ले लेयर दैट इज 1.5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। इसका मतलब कोई क्ले लेयर है इस तरह से, ये क्ले है और इसके ऊपर सैंड है और यहाँ इसके बीचों बीच से यानी कि ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर से कोई सैंपल हमने ले लिया भाई। नाउ द वाटर टेबल वॉज एट द टॉप ऑफ क्ले लेयर। वाटर टेबल क्या है, क्ले लेयर के ऊपर है, कोई बात नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स आर एज फॉलोज, मतलब ये जो ऊपर की 4 लाइन है ये जबरदस्ती बेवकूफ बनाने के लिए है, इनका कोई मतलब हमें नहीं है। तो इसको तुरंत क्या कर दो, गायब कर दो, क्योंकि जो भी वो कह रहा है वो सारा का सारा डायग्राम में। ठीक है, ये क्ले है, ये सैंड है, यहाँ पर इसके मिडल में से हमने कुछ सॉइल का सैंपल लिया और उस पर टेस्ट किया। और देखो नीचे हार्ड स्ट्रेटम है, ऊपर सैंड है, यानी कि 1 वे ड्रेनेज का केस है। किसका केस है, 1 वे ड्रेनेज का। ठीक है, अब कह रहा है नेचुरल वाटर कंटेंट इज 25%, यानी कि वाटर कंटेंट दिया हुआ है। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर यानी कि आपको सिग्मा नॉट दिया हुआ है। कंप्रेशन इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है सीसी,
इसका आप लोग सिग्मा नॉट बार बोल दो। ये आपको दिया हुआ है सी सी और ये आपको दिया हुआ है सी आर, ये आपको दी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये आपको दे रखा है गामा सैन, ये आपको दे रखा है गामा सैन। फिर कह रहा है कॉम्पैक्टेड फिल ऑफ 2.5 मीटर हाइट विद यूनिट वेट ऑफ इतना इज प्लेस्ड एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि इसके ऊपर क्या रख दिया, एक यूडीएल रख दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि सरचार्ज लगा दिया। ठीक है, सरचार्ज की हाइट कितनी है 2.5 मीटर और गामा इतना है, तो ये जो सरचार्ज की वैल्यू होगी क्यू की वो बेटा वो सीधे सीधे रहेगी आपके पास 20 इंटू 2.5, यानी कि ये बोलो कि हमने यहाँ पर 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगा दिया। अब क्या कहना चाह रहा है, एज्यूमिंग यूनिट वेट ऑफ वाटर एज इतना द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट, डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एच पूछा है। तो आपको याद होगा मैंने इस तरह का आपको क्वेश्चन जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी यूपीपीएससी एई के लिए, जब मैराथन क्लासेस थी, तो वहां पर मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है विद लाइन डायग्राम, मैंने आपको बताया हुआ है विद लाइन डायग्राम। और कैसे मालूम चल रहा है कि लाइन डायग्राम का, क्योंकि उसने सीसी और सीआर दोनों दे रखे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट इस सवाल का, कॉन्सेप्ट यह है बेटा कि हमारे पास एक सॉइल है और ये क्या है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। तो उसको मैं क्या कर देता हूं, सिग्मा नॉट नहीं लिख रहा, मैं इसको सिग्मा सी से रिप्रेजेंट कर दूं क्या, हाँ भाई, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर को मैं सिग्मा सी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। चलो तो मान लो हमने इसको लिख दिया सिग्मा सी। तो ये आपका पास क्या है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है सिग्मा सी। अब अगर जो एग्जिस्टिंग प्रेशर सिग्मा नॉट बार, जो एग्जिस्टिंग प्रेशर है वो अगर सिग्मा सी से कम है, तो ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं ओवर कंसोलिडेटेड। क्या बोलते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड, यानी कि पहले से ही कंसोलिडेट हो रखी है। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाने का कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला फायदा नहीं होगा। तो यहां पर जब हम लोग कंसोलिडेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं सी आर का, यानी कि रिकम्प्रेशन रेशियो। आज मेंस की क्लास 10 बजे वाला, मेंस की क्लास 10 बजे सी आर। और जब जो नई स्ट्रेस यानी कि सिग्मा 2 कह लो, ये आपके पास हो रहेगी सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा। जब ये सिग्मा सी से ज्यादा हो जाती है तो ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड। और यहां हम किसका यूज करते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स सीसी का। हालांकि फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। यहां का जो फॉर्मूला होगा डेल्टा H1 वो होगा सी आर एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ इनिशियल स्ट्रेस कितनी थी सिग्मा नॉट बार और फाइनल स्ट्रेस कितनी है सिग्मा सी बार। और जब हम लोग डेल्टा H2 कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग डेल्टा H2 कैलकुलेट करेंगे तो यहां सी आर की जगह होगा सी सी, यहां होगा एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा 2 बार, या मैं सिग्मा 2 की जगह से खाली सिग्मा लिख दूं, सिग्मा बार अपॉन सिग्मा सी बार। क्यों, क्योंकि यहां तक के लिए ये इनिशियल स्ट्रेस थी और ये फाइनल थी। इसके आगे के लिए अब ये इनिशियल स्ट्रेस बन जाएगी और ये फाइनल स्ट्रेस बन जाएगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस वाले फॉर्मूले के लिए एच नॉट की वैल्यू और ई नॉट की वैल्यू गिवन वैल्यूज होंगी। इस वाले फॉर्मूले के लिए अब ये एच नॉट और ई नॉट बदल जाएगा। ये कौन सा एच नॉट होगा, यहां तक जितना कंसोलिडेशन हो गया है उसके बाद की हाइट होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं एच नॉट डैश। इसी तरीके से यहां तक जब कंसोलिडेशन हो गया तो वॉइड रेशो बदल जाएगा, इसको हम बोल देते हैं ई नॉट डैश। हालांकि वी कैन एज्यूम
एच नॉट डैश इज इक्वल्स टू एच नॉट एंड ई नॉट डैश इज इक्वल्स टू ई नॉट। रिजल्ट पर कोई बहुत ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई बहुत ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भैया, चलिए तो अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी आर मुझे मालूम है, एच नॉट मुझे मालूम है, वॉइड रेशो दिया है क्या, वॉइड रेशो दिया है क्या, नहीं वॉइड रेशो नहीं दिया है, लेकिन ये जो वाटर कंटेंट दिया है W और ये G दिया है और सैचुरेटेड है, तो समझ जाओ यार ये W और G क्यों देता है, वॉइड रेशो निकालने के लिए। तो वॉइड रेशो कैलकुलेट हो जाएगा SE बराबर WG से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CR मालूम है, एच नॉट मालूम है, ई नॉट डैश मालूम है, सिग्मा C भी मालूम है, बट सिग्मा नॉट बार तो नहीं मालूम, इनिशियल स्ट्रेस। तो बेटा पहले सिग्मा नॉट बार निकालो, कहां पर, किले के सेंटर पर। तो जो इनिशियल स्ट्रेस होगी, जो इनिशियल स्ट्रेस होगी वो किसकी वजह से होगी, सैंड की वजह से होगी और किले की वजह से होगी, सैंड की वजह से और किले की वजह से। तो कितना होगा 17 इंटू 1 प्लस किले का डेटा कितना है, किले का गामा नहीं दिया क्या, नहीं दिया तो कैलकुलेट कर लो, नहीं दिया है तो कैलकुलेट कर लो। तो यहां पर दो फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहां पर SE बराबर WG, जहां से आपका वॉइड रेशो निकल कर आएगा, और दूसरा आप सीधे सीधे गामा सबमर्ज्ड का ही लगा दो, G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। जब वही वॉइड रेशो आ जाएगा तो गामा सबमर्ज भी आ जाएगा, जब वॉइड रेशो आ जाएगा तो गामा सबमर्ज भी आ जाएगा, और जब गामा सबमर्ज आ जाएगा तो यहां पर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस लिख सकते हो, स्ट्रेस लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना सबको, ये 2-3 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी सबके क्या हाल चाल है बेटा, ऐसे ही सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है, घबराना नहीं है इन सवालों से, ठीक है, घबराना नहीं है इनसे। तो क्या करेंगे आप लोग, वाटर कंटेंट हमें दिया हुआ है, वाटर कंटेंट हमें दिया हुआ है 25%, यानी कि 0.25, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 क्योंकि के लिए सैचुरेटेड है, कैपिटल G हमें दिया हुआ है 2.7। तो बेटा SE इज इक्वल्स टू WG लगाओगे, केवल वैल्यूज पुट करनी है, यहां से आपके पास जो वॉइड रेशो आएगा आप सॉल्व कर लेना, इट विल कम आउट टू बी 0.675। देन आप गामा सबमर्ज निकालोगे, G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W से, सारी वैल्यूज रख देना, 2.7 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.675 इंटू 9.81, या 10 दे रखा है तो 10 रख दो, गामा W 10 दे रखा है तो रख दो। तो गामा सबमर्ज की वैल्यू आपके पास आएगी 10.15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो भैया सिग्मा नॉट बार जो इनिशियल स्ट्रेस निकल कर आएगी बच्चे, वो आएगी सैंड यानी कि 17 इंटू 1 प्लस 10.15, क्योंकि डायरेक्टली गामा सबमर्ज्ड है, और इंटू 0.5 ठीक है भैया। और ये आपके पास आ जाएगी इफेक्टिव स्ट्रेस 22.07, जो क्या है, जो कम है आपके पास सिग्मा C बार से, यानी कि सॉइल कैसी है, ओवर कंसोलिडेट, यानी कि सॉइल कैसी है, ओवर कंसोलिडेट। अब बेटा डेल्टा सिग्मा बार क्या है, वो सरचार्ज की वजह से, सरचार्ज कितने का था 50 का, सरचार्ज कितने का था 50 का, तो 20 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया। नाउ सिग्मा बार बराबर क्या है, सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार इज इक्वल्स टू 22.07 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 72.07, जो क्या है, जो ज्यादा है सिग्मा C बार से। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इनिशियल स्ट्रेस थी 22.07 वो सिग्मा C बार से कम है, और जो फाइनल स्ट्रेस हम देख रहे हैं 72.07 वो सिग्मा C बार से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, यही तो हम बात कर रहे थे।
सही है ज्योतिका जी, वेट अभी कैलकुलेट करेंगे, मालूम चल जाएगा आपको। फिलहाल सही है ना यहां तक, कोई समस्या? सही कर रहे हैं। चलिए अब फॉर्मूला लगाना है, अब फॉर्मूला लगाना है आपने, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो पहले डेल्टा H1 निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डेल्टा H1 कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा H1 क्या है आपके पास, आप लिखेंगे CR H0 अपॉन 1 प्लस E0 लॉग ऑफ सिग्मा C बार अपॉन सिग्मा नॉट बार। बेटा CR कितना दे रखा है हमें, CR हमें दे रखा है 0.05, H0 हमें दे रखा है 1 मीटर, mm में निकालना चाहेंगे तो उसको हम लोग 1000 रख देंगे, और 1 प्लस वॉइड रेशो आपने कितना निकाला था, वॉइड रेशो निकाला था 0.675, 0.675 लॉग ऑफ सिग्मा सी कितना दे रखा है 60, और सिग्मा नॉट कितना निकाला था हमने 22.07। ये सॉल्व कीजिएगा तो जो डेल्टा H1 आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा 12.966 mm, 12.966 mm। अब डेल्टा H2 निकालिएगा, ये हो जाएगा CCH0 अपॉन 1 प्लस E0 डैश डैश लॉग ऑफ सिग्मा बार अपॉन सिग्मा C बार इज इक्वल्स टू, CC की वैल्यू कितनी दी है भैया सवाल में हमें, CC दे रखा है 0.5, CC दे रखा है 0.5 इनटू, अब याद रखिएगा यहां पर H0 मुझे जो रखना चाहिए, मुझे H0 रखना चाहिए 1000 माइनस 12.966। बेटा H0 डैश की वैल्यू मुझे रखनी चाहिए 1000 माइनस 12.9666, बट मैं नहीं रख रहा, मैं इसको 1000 ही रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं H0 डैश चेंज हुआ लूंगा तो वॉइड रेशो भी मुझे नया वाला लेना पड़ेगा, बट मैं नहीं ले रहा, ठीक है। और अपन देखते हैं कि फाइनल आंसर पे कितना फर्क पड़ेगा। ये सिग्मा सी, और फाइनल कितना था भैया हमारे पास 72.07, और अपॉन में ये हो रहेगा 60। जरा ये वैल्यू आप मुझे सॉल्व करके बताओ, ये वाली वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो हम करते हैं 72.07 डिवाइडेड बाई 60, और इस पर लगा दो लॉग, ओके, और मल्टीप्लाई कर दो 0.5 इंटू 1000 से, और डिवाइड कर दो 1.675 से। तो भैया ये आंसर मेरे पास आएगा 23.762 mm, 762 mm, ठीक है। ये आ रहा है, ये आ रहा है 23.76। अब देखो हमने एजम्पशन लेके 23.76 लगाया और बुक में एक्चुअल सॉल्यूशन के साथ निकाला, तो इनका आया आंसर 24.07। ध्यान दीजिएगा इनका कितना आया 24.07 लगभग, यानी कि 24 mm। भाई पॉइंट के बाद में 0.07 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं ना, और मैंने कितना निकाला 23.76, यानी कि 23 ऑलमोस्ट 80 mm, ऑलमोस्ट 80 mm। अब आप देख लो 23.8 या 24 ऑलमोस्ट सेम, दे आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप वो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम में वैलिड है, एग्जाम में बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, आप ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, फाइनल सेटलमेंट के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल डेल्टा एच कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू 12.966 प्लस 23.80, 36.77 mm। ये हमारा आंसर आया फाइनल, और बुक में जो फाइनल आंसर है वो है 37.04, 37.04, ठीक है। तो 36.76 या 37.04 अगर मिलीमीटर में है तो मैं कहूंगा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग, ऑलमोस्ट सेम।
फिर भी देखिए एग्जैक्ट अगर हमें करना होता तो हम कैसे करते। अगर एग्जैक्ट हमें करना होता तो देखो डेल्टा H1 की वैल्यू निकली 12.966, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, नया वॉइड रेशियो निकालने के लिए, पुराना वॉइड रेशियो हमारे पास कितना था 0.675, हमारे पास जो इनिशियल वॉइड रेशियो था वो था 0.675, ठीक है। हाँ अब देखिए पहले क्या किया, सी आर का फॉर्मूला यूज किया, सी आर का फॉर्मूला यूज किया डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। तो सी आर बराबर डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ 60 अपॉन 22.07। तो यहां से इसकी वैल्यू 0.05 थी, तो यहां से डेल्टा ई आ गया, ये क्या आ गया, चेंज इन वॉइड रेशियो। और वॉइड रेशियो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारा जो ई डैश आएगा, ई नॉट डैश, वो होगा 0.675 माइनस 0.0217। तो यहां से ये क्या आएगा 0.653 आएगा। अच्छा दूसरा एक बेसिक गलती इन्होंने ये भी कर रखी है, दूसरा फिर बेसिक गलती ये करे कि जब हम वॉइड रेशियो चेंज मान रहे हो तो बेटा इसे भी तो चेंज करो, आप इसे भी तो चेंज करो। ये तो आपने 1000 रख रखा है, बल्कि यहां पर मैं अगर सही बताऊं, ये अगर ये यहां पर चेंज करते तो उतना भी वो पॉइंट वाला चेंज भी नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू भी फिर कितनी लिखी जाती है, 1000 के प्लेस पर ये लिखी जाएगी 1000 माइनस 12.966, 12.966, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू लेते तो जो इनकी ये जो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी हुई आ रही है ना, ये वैल्यू बढ़ी हुई नहीं आती, ये वैल्यू भी बढ़ी हुई नहीं आती। सीसी नहीं रखेंगे बेटा, सी आर की वैल्यू रखेंगे, नॉट सीसी की वैल्यू। दिस इज सी आर, सी आर, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए सी आर लिखेंगे। अभिषेक वर्मा जी नहीं जाएगा भैया, नहीं जाएगा रेंज से बाहर, ठीक है। ये अलाउड है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं फर्जी नहीं बोल रहा हूं, अलाउड। आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लो स्टैंडर्ड, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपने देख भी लिया, अब यहां से निकाल लो चाहे, चलो अगर आपको लग रहा हो तो आप इसे सॉल्व कर लो भैया। 72.07 डिवाइडेड बाई 60, इस पर लगा दो लॉग और मल्टीप्लाई करो 0.5 और मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर 1000 माइनस 12.966 और डिवाइड करो आप जरा 1.653। लो देखो बेटा इनका आंसर भी एग्जैक्टली वही आ रहा है 23.766, ये आ ही नहीं रहा, ये आ रहा है 23.766। लो बेटा एग्जैक्ट आ गया। कैसे कह सकते हो कि उसकी रेंज से बाहर जा रहा है। हाँ H2 निकालने में तो सीसी की वैल्यू लेंगे ना, H2 में तो सीसी की वैल्यू लेंगे। तो देख लो बेटा 23.766 और हमने भी कितना निकाला 23.762। तो फर्स्ट 2 डिजिट आर सेम, 23.76 डेसिमल के बाद फर्स्ट 2 डिजिट आर सेम 23.76 और वहां भी कितना 23.76। थर्ड डिजिट पर आ रहा है, वो भी तब जबकि आंसर मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में थर्ड डिजिट पर जाके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। परमानेंटली सर एच के लिए कि मिड नहीं, जो मिड डेप्थ लेते हैं बेटा वो तब लेते हैं जब इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी होती है। कंसोलिडेशन तो पूरी लेयर का होगा ना, कंसोलिडेशन कितने का होगा, फुल लेयर का। तो याद रखिएगा जब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, जब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं डेल्टा एच का, तो यहां जो एच लिया था वो किले की फुल डेप्थ ली जाती है, ठीक है, फुल थिकनेस। जब स्ट्रेस कैलकुलेट करनी होती है तो मिड लेयर पर, मिड लेयर पर। अच्छा आपने पूछा था, मुझे लगा आप बता रहे हो कि रेंज से बाहर जा रहा है। आपने लिखा है सर 36.733 mm गेट के आंसर की कि रेंज से बाहर जा रहा है, आपने लिखा, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट यहां तक बताइए भैया, अगर अभी भी डाउट हो तो बोल दीजिए आप। ये गेट का क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिकली कन्वेंशनल क्वेश्चन है, मेंस में क्वेश्चन है, और ये 100% इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में आया हुआ है, ये एसएससी जेई के भी मेंस में आने लायक क्वेश्चन है, जो कि यहां पर गेट में ऑब्जेक्टिव में पूछ रखा है, ठीक है। तो ये आपको हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे कर दो जैसे मैंने बोला कि आप एजम्पशन ले लो
यहाँ पर एच नॉट डैश को इनिशियल के बराबर, ई नॉट डैश को इनिशियल के बराबर। मेंस का क्वेश्चन है कन्वेंशनल का, तो आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लेके कर दीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू लेकर कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही जी मिथिलेश जी, इफेक्टिव स्ट्रेस मिड लेयर पर लेते हैं। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऑलरेडी एसएससी जेई में आया हुआ, वेरी गुड। मयंक शर्मा एक ग्रुप है यूपीपीएससी एई का, उसमें काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं यार। आप उसमें लेक्चर शेयर करते हो तो शेयर हो जाता है। कल मैंने देखा आपने उसमें मेरे लेक्चर शेयर कर रखे थे सॉइल के, और मैं शेयर कर रहा था तो शेयर नहीं हो रहा था, ऐसा क्यों? मैं वहाँ पर लिंक पेस्ट कर रहा हूँ तो वो तुरंत अपने आप डिलीट हो जा रहा है, और आप सारे, आपके सारे लेक्चर्स आप शेयर करते हो सब शेयर हो जाते हैं, ऐसा कैसे? आप ही एडमिन हो क्या उस ग्रुप के? चलिए पढ़िए सवाल। कह रहा है अ 4 मीटर थिक लेयर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले हैज एवरेज वॉइड रेशियो E 1.3, its compression index CC is 0.6 and coefficient of consolidation CB is equals to 1 meter square per year. If the increase in vertical pressure due to foundation load on the clay layer is equal to existing effective over, मतलब डेल्टा सिग्मा बार सिग्मा नॉट बार के बराबर दे रखा है। द चेंज इन द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर, और डेल्टा एच आपसे पूछा हुआ है। तो आंसर आ गया सीधा सीधा, ये तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो थोड़े से मुश्किल सवालों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला सवाल भी। अच्छा मुझे पहचान गया, मयंक को नहीं पहचाना है, सही है। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी सी एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जितनी स्ट्रेस है उतना ही चेंज कर दे तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा बार बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा नॉट, यही तो हो जाएगा, 2 टाइम्स ही तो हो जाएगा। या आप छोड़ो यार, इसको ऐसे ही लिखो, सिग्मा नॉट बार प्लस सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार। सारी वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यू, ये सीवी जो है वो बेमतलब वेव को बनाने के लिए दिया हुआ है। सीवी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, फर्जी दे रखा है। तो 0.6 इंटू एच कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, 4 मीटर 1 प्लस 1.3 लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार, डेल्टा सिग्मा बार सिग्मा नॉट बार के बराबर ही है, और सिग्मा नॉट बार। तो लॉग के बाद की जो वैल्यू होगी 2 हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, यह आएगा 0.314 मीटर, यानी कि 314 mm। तो मयंक आप वहां पर ना, आप फिर क्या करो, जब लेक्चर शेयर कर रहे हो ना, तो शेयर करते समय वहां पर 2-4 लाइनें लिख दिया करो, ठीक है। जैसे आप क्या करो मयंक की, एक तो मेरी जो मैराथन क्लासेस है ना, वो सारी की सारी शेयर कर दो वहाँ पर, मैराथन क्लासेस, ठीक है। सारी मैराथन क्लासेस शेयर कर दीजिए, और ये वाले जो कन्वेंशनल यहाँ पर शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा वहाँ पर रिकमेंड कर दीजिए। जैसे मैं देख रहा था कि कोई स्टूडेंट उसमें पूछ रहा था
जब आपने लिंक शेयर किया था कि ये किसके लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो आपने उसको रिप्लाई नहीं कर रखा वहाँ पर, तो क्या कर दो वहाँ पर रिकमेंड कर दो कि यार एक बार ये लेक्चर्स वगैरह आप देख लो। और एक साथ आप जब काफ़ी सारे लेक्चर्स जब पोस्ट करोगे ना, इतनी सारी मैराथन क्लासेस हैं ये सब, तो तब वो स्टूडेंट्स की नज़रों में जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं आपके चैनल के, तो सब तक पहुँच जाएंगे लेक्चर, तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब देखो ये, इस इक्वेशन को मैं कभी भी याद नहीं करता, क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो गिवन रहेगी, आपको गिवन रहेगी। इस पर कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि आपने याद रखना पड़े इसको करने के लिए। हाँ मैंने अभी फेसबुक तक कई दिन से चलाया ही नहीं, मैंने सही से देखा ही नहीं है, बट चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 10 बजे फिर आपकी मेंस की क्लास भी है। सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सवाल है अ 20 मीटर थिक क्ले लेयर, कितने 20 मीटर थिक क्ले लेयर है, इज सैंडविच्ड विद बीन अ सिल्टी सैंड लेयर एंड अ ग्रेवली सैंड लेयर। ऊपर सैंड नीचे ग्रेवल, यानी कि क्या है, डबल ड्रेनेज है। द लेयर एक्सपीरियंस 30 mm सेटलमेंट इन 2 ईयर्स। 2 साल में कितने का सेटलमेंट हो रहा है, 30 mm का। साथ ही साथ आपको क्या क्या गिवन डेटा है, आपको टाइम फैक्टर टीवी दे रखा है π/4u², यानी कि u/100⁻², u लेस देन इक्वल 60% के लिए। और ये इक्वेशन आपको दे रखी है फॉर u मोर देन 60% के लिए, वेयर टीवी इज द टाइम फैक्टर एंड u इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें मालूम ही रहता है, ये तो हमें मालूम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें जानकारी मिली वो ये मिली कि जो थिकनेस है क्ले लेयर की वो कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर। और डबल ड्रेनेज है, क्या है, डबल ड्रेनेज है। क्यों? क्योंकि ऊपर सैंड की लेयर है, नीचे ग्रेवल की, डबल ड्रेनेज। और कह रहा है लेयर एक्स में 30 mm सेटलमेंट इन 2 ईयर, डेल्टा एच फॉर टी इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, इसके लिए कितना है, 30 mm है, ये हमें मालूम है। और बाकी टाइम फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द क्ले लेयर, सी बी दे रखा है 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द डिपॉजिट विल एक्सपीरियंस अ टोटल ऑफ 50 mm सेटलमेंट इन द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। तो कह रहा है कि अगर डेल्टा एच बराबर 50 mm हो तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा, इसके लिए कितना टाइम लगेगा। अच्छा इन द नेक्स्ट, कह रहा है नेक्स्ट मतलब 2 साल के बाद कितना टाइम, टोटल में से 2 ईयर्स माइनस कर देंगे, 2 ईयर्स माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो सवाल समझ में आ गया आपको। एक क्ले लेयर है जिसकी थिकनेस 20 मीटर है, जिसके अंदर डबल ड्रेनेज हो रही है। तो कह रहा है कि 2 साल में, 2 ईयर्स, यहां पे 2 लिखने से रह गया, 2 साल के अंदर अगर 30 mm का डिफ्लेक्शन होता है, या कहिए कि अगर 30 mm का डिफ्लेक्शन 2 साल में होता है, तो 50 mm का डिफ्लेक्शन अगले कितने सालों में होगा, मतलब और कितने साल, 2 साल तो ऑलरेडी हो गए, यानी कि बेसिकली क्या है, 20 mm का सेटलमेंट और होना है। 30 mm का ऑलरेडी 2 साल में हो गया, तो अगला जो 20 mm होगा, अगला जो 20 mm होगा वो कितने साल में होगा, ये आपने करना, ये आपने बताना। कैसे करेंगे इसको, हाँ जी बताइए।
तो देखिए सिंपल सी बात है कि टीवी का फॉर्मूला चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, अल्टीमेटली इन दोनों फॉर्मूले से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, टी बी इज इक्वल्स टू सी बी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। यानी कि कहीं ना कहीं हमें डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को कनेक्ट करना है टीबी से, और ये टीबी कनेक्ट होगा इससे, किससे, टी से, टाइम। इन दोनों फॉर्मूलों को हमें किसी तरीके से क्या करना है, भिड़ाना, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है तो टाइम नहीं है। तो आज की ही क्लास में शायद सबसे पहला क्वेश्चन था, कुछ कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाला है। कोशिश कीजिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, इसका करने का तरीका क्या है। करने का तरीका बिल्कुल बच्चों वाला है। बच्चों वाला मेथड याद है आपको, बचपन में कुछ ऐसा सवाल आपके पास होता था कि मान लीजिए आपको बोल रखा है कि जो 12 पेन हैं वो 60 रुपीज़ के हैं। 12 पेन कितने के हैं, 60 रुपीज़ के। और आपसे पूछा जाए कि 5 पेन कितने के होंगे ये बताओ। तो हम पहले क्या करते थे कि जो 12 पेन हैं कितने रुपीस के, 60 के। तो एक कितने का होगा, 60 अपॉन 12 का। तो 5 कितने के होंगे, 60 अपॉन 12 इंटू 5। ऐसे ही तो करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें n नंबर की क्वांटिटी मालूम होती थी। n से हम जाते थे 1 पर, और 1 से फिर हम जाते थे x पर। यानी कि अगर n नंबर का डेटा दिया है तो वहां से 1 का मिल जाएगा, और 1 का मिल जाएगा तो x आ जाएगा। कुछ कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट आपका यहां पर लगेगा। कैसे, इस बात को समझिएगा। एक्चुअल में क्या है, आपको दे रखा है t इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स में कितने का कंसोलिडेशन हो रहा है, 30 mm का, 30 mm का, ठीक है। अब मान लो मुझे इस 30 mm की हेल्प से किसी तरीके से टोटल कंसोलिडेशन मालूम चल जाए कितना होने वाला है, टोटल कंसोलिडेशन। अगर मुझे टोटल कंसोलिडेशन मालूम चल गया तो ये जो 50 mm का कंसोलिडेशन हो रहा है, इसको अगर मैं डेल्टा एच से डिवाइड करूंगा तो मुझे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मालूम चल जाएगा कितना। और बच्चे अगर मेरे को डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मालूम चल गया तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सी बी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर से कनेक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। 4.3998, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, ठीक है। समझ में आ रही है बात किसी को। अब आपने ये समझना है कि इस 30 mm की हेल्प से हम लोग डेल्टा एच कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये कैसे निकलेगा अगेन, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 30 अपॉन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू यहां वाला डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, t इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स के लिए ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की हेल्प से मैं टोटल डेल्टा एच निकाल लूंगा। इस डेल्टा एच मतलब u की हेल्प से डेल्टा एच निकाल लूंगा, और इस डेल्टा एच की हेल्प से फिर दोबारा से क्या करेंगे, u ही कैलकुलेट करेंगे, u ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को, फटाफट देखिए, ठीक है। चलो, तो समय कम है तो मैं यहीं पर सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ऊपर सिल्टी सैंड है, नीचे ग्रेवली सैंड है, ये 20 मीटर है, इसका मतलब डबल ड्रेनेज है, क्ले लेयर है। टीवी का फॉर्मूला होता है सीबीटी अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, टीवी बराबर सीवी की वैल्यू 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर में करेंगे तो टाइम जो है बेटा सेकंड में 2 साल है, तो 2 ईयर्स के लिए क्या करेंगे 365 डेज, और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं 86,400, तो टाइम आ गया सेकंड में। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, ऊपर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नीचे जो ड्रेनेज पाथ होगा उसे भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल थिकनेस कितनी है 20, तो ड्रेनेज पाथ कितना होगा 20/2 यानी कि 10, तो 10 इंटू 100 का स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। यहां से हमारे पास जो टीवी की वैल्यू निकल कर आई वो आई 1.1892, कितने आई 0.1892, ठीक है। अब ये 0.1892 तो आई, लेकिन मेरे पास टीवी के 2 फॉर्मूले हैं, मेरे पास टीवी के 2 फॉर्मूले हैं,
एक ये वाला और एक ये वाला, कौन सा लगाएंगे? तो ये वाला फॉर्मूला लेस देन 60% के लिए, तो मुझे देखना पड़ेगा कि 60% से कम है या ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया था कि 60% के लिए यू की वैल्यू कितनी होती है, 0.2826। 60% के लिए टीवी की वैल्यू कितनी होती है, 0.2826, और ये वैल्यू क्या है, इससे कम है। इसका मतलब यू जो है वो 60% से कम है, तो मैं सीधे सीधे टीवी बराबर π/4 यू स्क्वायर लगा सकता हूं। टीवी बराबर 0.1892 इज इक्वल टू π/4 यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यू की वैल्यू क्या है, 60% से कम है। तो यहां से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आ गया 0.4908। अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, अब यहां से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टोटल डेल्टा एच, टोटल सेटलमेंट। तो टोटल सेटलमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन यू हो जाएगा। ये यू इधर आएगा, डेल्टा एच उधर जाएगा, तो डेल्टा एच कितना है 30, ये वाला स्मॉल वाला, और ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, टोटल सेटलमेंट, यानी कि टोटल कंसोलिडेशन आ गया डेल्टा एच, ये टोटल आ गया। ठीक है, टोटल आ गया। नाउ अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फॉर 50 mm के लिए कितना होगा, तो 50/61.12, ये हमने निकाला तो ये आ गया 81.8%। ये कितना आ गया 81.8%, जो कि क्या है आपका ज्यादा है, कितने से, 60% के लिए। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इस 81.8% के लिए हम जो दूसरा लॉग वाला फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग टीवी की वैल्यू निकालेंगे। 1.784 माइनस 0.933 लॉग 100 माइनस कितना 81 पॉइंट समथिंग, जितना जो भी आया था, ठीक है, जो भी आया था, यानी कि 81.8। जब ये वैल्यू वहां पर रख दूंगा, कौन से, नाउ फ्रॉम लॉग वाली इक्वेशन, जो लॉग वाली इक्वेशन थी उस इक्वेशन से टीवी की वैल्यू निकल कर आएगी। यहां एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी चाहिए थी, नहीं लिखी, कोई बात नहीं। टीवी की वैल्यू बेटा ये आएगी, इसको लिख देना CB/T/H²। ठीक है, CV हमें मालूम है, H हमें मालूम है, ठीक है, टाइम निकल जाएगा। ये टाइम कितने में आया, सेकंड में। जब टाइम सेकंड में आया तो इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 365 इंटू 86400, तो टाइम आएगा 6.43 ईयर, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा 6.43 ईयर। तो एडिशनल टाइम कितना लगेगा, उसमें से 2 साल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 इयर्स क्या कर देंगे, माइनस। आप सबका गड़बड़ कैसे आ रहा है, 5.7 आंसर तो बेटा 6.43 इयर्स आ रहा है। ठीक है, कोई समस्या किसी को? तो मैं फिर दोबारा इस प्रॉब्लम को जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। एक्चुअली ये 20 मीटर थिक क्ले लेयर थी, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ड्रेनेज है, क्योंकि ऊपर सिल्टी सैंड है, ड्रेनेज वहां भी होगी, ग्रेवली सैंड है, ड्रेनेज यहां भी होगी, डबल ड्रेनेज है। हमसे कह रहा है कि इस क्ले लेयर का 30 mm सेटलमेंट जो है वो होता है 2 साल में। तो बताओ 50 mm का कितने में लगेगा, 50 mm कितने में होगा, ठीक है, वो हमें करना है। तो हमने पहले टीवी की वैल्यू निकाली, सारी वैल्यूज पुट कर दी, आप कर सकते हैं। टीवी की वैल्यू आई 0.1892, तो यहां से हमने देखा कि 60% के लिए टीवी की वैल्यू ये होती है, 0.1892 लेस देन है 0.28 से, इसका मतलब यू की वैल्यू 60% से कम ही होगी। ठीक है, और यू की वैल्यू अगर 60% से कम है तो हम लोग इस इक्वेशन से यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला यहाँ होता है, डेल्टा एच 30 मुझे मालूम है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मुझे मालूम है, यहाँ से डेल्टा एच आ जाएगा इतना। 50 mm के लिए हमने फिर से यू निकाला वापसी। मैंने क्या बोला था, डेल्टा एच से यू निकलेगा और यू से फिर डेल्टा एच निकलेगा, या आप उस तरीके से कह सकते हैं। तो 50/61.12 के लिए हमने यू देखा, ये आ रहा है 81.8%, जो कि 60% से ज़्यादा है। इसमें दूसरी वाली इक्वेशन लगेगी, वहाँ से टीवी की वैल्यू ये निकल कर आएगी, इसको CBT/H² करेंगे, H की वैल्यू 10 होगी, यानी कि 20 का आधा। CV मुझे मालूम है 0.003 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर में। सारी वैल्यूज पुट करने का हमें टाइम आ गया, ये सेकंड में आएगा, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमसे एडिशनल पूछ रहा है तो इसमें से 2 साल माइनस कर देंगे तो 4.43 आएगा। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे 10 बजे कन्वेंशनल वाले बैच में। ठीक है, कल जिस तरह के हमने क्वेश्चन आज के सॉइल में, इसी तरह के और मजेदार कॉन्सेप्चुअल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।